गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ रहे थे। इससे प्रीवियस लेक्चर की बात करें, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने धातु और अधातु पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें से 90 से ज्यादा क्या है, 90 से ज्यादा धातु है और 22 अधातुएं हैं और 5 उपधातु हैं। कुछ उपधातु नहीं, कुछ उपधातु है जिसमें से 5 उपधातु है। इसके अलावा भी हम धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है, अधातु का उपयोग कहाँ किया जाता है, धातु का भौतिक गुण, अधातु का भौतिक गुण पढ़े थे। लेकिन आज हम इस लेक्चर में धातु और अधातु के रासायनिक गुण, मतलब कि वो केमिकल के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। मतलब कि हम ये देखते थे कि धातु के देखकर कि हाँ, धातु को देखकर पहचानते थे कि हाँ ये चमकदार होता है, ये तन्य होता है, ये बिजली को पास कराता है, ये उष्मा को पास कराता है। लेकिन इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, इस वाले लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, धातु अधातु आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं। इसके अलावा धातु के गुण क्या है, अधातु के गुण क्या है, ये सब आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं धातु के रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे, धातु के रासायनिक गुणधर्म। मतलब कि धातु जो है उसके रासायनिक गुणधर्म क्या है, ये केमिकल के साथ रिएक्ट करके क्या करता है। यहाँ पे क्या लिखा है, धातु का वायु में दहन। धातु का वायु में दहन मतलब कि जब हम किसी मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, मतलब कि हवा के प्रेजेंट में, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, कोई भी चीज किसके प्रेजेंट में जलाया जाता है, दहन किसके प्रेजेंट में किया जाता है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में किया जाता है। मतलब यदि मतलब लगभग पदार्थ ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही जलता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन ना भी हो तो भी जल जाता है, लेकिन ज्यादातर पदार्थ किसके उपस्थिति में जलता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि धातु का वायु में दहन, तो ऑक्सीजन कहाँ उपस्थित है, वायु में है। तो यहाँ पे क्या करा, धातु का वायु में दहन मतलब कि हम किसी भी धातु को, किसी भी मेटल को वायु की उपस्थिति में जलन करेंगे जलाएंगे तो क्या होगा। जैसे कि एक मेटल लेते हैं कॉपर, और कॉपर को जब हम ऑक्सीजन के साथ मतलब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। उसी तरह हम किसी और धातु को लेते हैं, एल्युमिनियम को, और उसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा Al2O3। तो क्या हो गया, धातु का वायु के उपस्थिति में दहन हो गया। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उष्मा देता है, दहन कहलाता है। मतलब कि क्या हो गया कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, उष्मा देता है। इसी तरह जब हम कॉपर ऑक्साइड लिखे हैं, ये इसके साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड तो बनाता ही है इसके साथ साथ क्या देता है, उष्मा देता है, और उष्मा के साथ साथ प्रकाश देता है। उष्मा और क्या देता है, प्रकाश देता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उष्मा देता है, दहन कहलाता है। समान यहाँ पे उसके बाद क्या लिखा है, धातुओं का वायु में दहन चमकदार ज्वाला के साथ होता है तथा लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है। मतलब ये क्या हो गया, जो कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड धातु के ऑक्साइड हो गया। उसके बाद हम जो बात किए कि कॉपर ऑक्साइड को जब हम एक कॉपर के तार को लेते हैं, कॉपर की जो तार को, और जब हम ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब हम उसको जलाते हैं, वायु के उपस्थिति में जब उसको जलाते हैं तो क्या होता है, वो चमकदार क्या क्या यहाँ पे क्या लिखा है, चमकदार ज्वाला के साथ जलता है। मतलब कि बहुत ज्यादा चमकदार ज्वाला के साथ क्या करता है, वो जलता है, और उसके साथ साथ कॉपर ऑक्साइड के परत को बनाता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जैसे धातु
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड बनाया। उसी वैसा ही एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाया, और एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जितने भी धातु हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन, जितने भी धातु हैं वो सभी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल आगे लिखा है, इसलिए एग्जाम्पल को हम मिटा दिए हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के। उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में, कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है मतलब कि उष्मा दिया जाता है या जलाया जाता है, तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। काले रंग का क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि कॉपर और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके बना है कॉपर ऑक्साइड। क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड। उसी तरह एल्युमिनियम, इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। मतलब कि एल्यूमिनियम को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनाता है, Al2O3, मतलब क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। इसके अलावा हम कोई भी और ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं। सोडियम को भी हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, सोडियम को भी हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। इसके अलावा कोई भी हम लेंगे, कोई भी मेटल या कोई भी धातु, और उसको किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, उस धातु को हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो वो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट धातु ऑक्साइड के गुण धर्म। अब क्या अभी पढ़ें कि धातु ऑक्साइड कैसे बनता है। अब पढ़ेंगे कि धातु ऑक्साइड के गुण धर्म, मतलब कि उसका नेचर कैसा होता है। तो जब भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कैसा नेचर दिखाता है, तो एक बेसिक क्षारीय नेचर दिखाता है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम बात किए थे कि जब भी कोई ऑक्साइड धातु कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ या वायु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, बेसिक नेचर दिखाता है। तो यहाँ लिखा है समानतः धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होते हैं। कैसा होता है, क्षारकीय होता है। क्षारकीय का अर्थ क्या है, यहाँ पे क्षारकीय का अर्थ है बेसिक, मतलब कि वो कैसा नेचर दिखाता है, बेसिक नेचर दिखाता है, क्षारीय नेचर दिखाता है। मतलब कि उसका पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक हो जाता है। पीएच मान के बारे में हम एसिड बेस में पढ़े थे कि मतलब कि जब भी कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कैसा नेचर दिखाता है, क्षारीय नेचर दिखाता है। उसके साथ ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होने का तात्पर्य इनके अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करने से है। मतलब कि क्षारीय प्रकृति हो गया तो क्या होगा, जब हम क्षारीय प्रकृति को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते थे तो क्या बनता था, मतलब कि जब हम एसिड को, मतलब कि जब अम्ल को हम भस्म के साथ, क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते थे तो क्या बनाता था, भस्म और जल का निर्माण करता था। तो यहाँ पर यही लिख रहा है कि अब वो क्षारीय हो गया, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारकीय गुण बना दिया, अब इसको हम एसिड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो किस किस चीज का निर्माण करेगा, एक तो लवण का निर्माण करेगा और दूसरा जल का निर्माण करेगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या बनाते, हम अभी बनाते सोडियम ऑक्साइड। अब हम सोडियम ऑक्साइड को HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, पहला तो ये NaCl नमक बना लेगा और इसके साथ साथ क्या बना लेगा, जल बना लेगा। हम इससे पहले वाले वीडियो में भी पढ़े, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। इसके अलावा हम कोई और भी धातु लेते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड लेते हैं, और एल्युमिनियम ऑक्साइड को भी हम HCl से अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Al2 ये बनाएगा AlCl3 प्लस H2O। मतलब कि क्या बनाया, भस्म बनाया और जल बनाया। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जब भी एक एसिड बेस के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, भस्म और जल का निर्माण करेगा, मतलब कि नमक, लवण और जल बनाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं।
ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है और ये बहुत ही मेन पॉइंट है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड, ये दो ऑक्साइड है। क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये एक दो ऐसे ऑक्साइड हैं जो धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, ये दोनों ऑक्साइड क्या करते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया करके, धातु के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण, जिसके दोनों को क्या कहते हैं, उभयधर्मी गुण दिखाते हैं। मतलब उभयधर्मी, इस गुण को क्या बोलते हैं, उभयधर्मी गुण, उभयधर्मी गुण प्रदर्शित करते हैं। उभयधर्मी गुण क्या करते हैं, उभयधर्मी गुण दिखाते हैं। मतलब कि ये एसिडिक नेचर भी दिखाते हैं और बेसिक नेचर भी दिखाते हैं। कौन कौन दिखाता है, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड। इसके अलावा बात करें, अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार के अभिक्रिया करते हैं। मतलब कि जो है अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ना, वो अभिक्रिया करके निम्न प्रकार के अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि Al2O3 जब HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, AlCl3 और H2O। इसके अलावा बात करें कि ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, अभी हम एल्युमिनियम ऑक्साइड जिसका गुण क्या होता है, बेसिक होता है, और बेसिक को हम जब एसिड के साथ अभिक्रिया करवाए तो क्या बनाया, एक तो साल्ट बनाया, ये क्या है, ये बेस है और ये एसिड है, और इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया, एक तो साल्ट बनाया और साल्ट के साथ साथ क्या बनाया, वाटर बनाया। लेकिन यहां पे Al2O3 अभी भी बेस है और NaOH क्या भी, ये भी बेस ही है, और इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया, इसके साथ भी अभिक्रिया करके साल्ट और वाटर बनाया, साल्ट और जल मतलब कि वाटर का फॉर्म किया। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि यहाँ इससे पहले क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे यही लिखा हुआ था कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दो एक ऐसे ऑक्साइड है जो उभयधर्मी गुण दिखाते हैं, एम्फोट्रिक नेचर दिखाते हैं। इसको उभयधर्मी को क्या बोलते हैं, एम्फोट्रिक, एम्फोट्रिक नेचर प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि दोनों गुण को प्रदर्शित करते हैं, एसिडिक गुण को भी प्रदर्शित करते हैं और बेसिक गुण को भी प्रदर्शित करते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। मतलब कि अधिकांश धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, मतलब कि जल में नहीं घुलते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। मतलब कि जितने भी बात करें कि जितने भी जो अम्ल है वो सभी के सभी, जितने भी धातु ऑक्साइड है वो सभी के सभी जल में नहीं घुलता है, लेकिन जो घुल जाता है वो क्या प्रदर्शित करता है, वो जल में घुलकर क्या करता है, क्षार को प्रदर्शित करता है, क्षार प्रदान करता है। मतलब कि OH- निकालता है। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। क्यों सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड करता है, क्योंकि दोनों के दोनों एक स्ट्रॉन्ग थी, इसका जो रिएक्टिव है हाई रिएक्टिव है, इसके कारण ये दोनों करते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड और जब जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, NaOH एक्वस का निर्माण करता है, और पोटेशियम ऑक्साइड भी जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये दोनों के दोनों क्यों करते हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों आथी है, इसका अभिक्रिया करने में अभिक्रिया इसका अच्छा करता है दोनों के दोनों। नेक्स्ट बात करें कि उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी की बात करें जो अभी बात किए थे, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इसके बारे में बात हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं, धातु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अभी तक किसके साथ अभिक्रिया हो रहा था, हम धातु को ऑक्सीजन के साथ, हवा के साथ अभिक्रिया, धातु को हवा के साथ अभिक्रिया करवाते थे। अब हम धातु को किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, अब धातु को हम ऑक्सीजन, धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता की क्या बात करें, अभिक्रियाशीलता की बात करें तो धातु ऑक्सीजन के साथ विभिन्न प्रकार से अभिक्रियाशीलता होती है।
प्रदर्शित करती है। जैसे कि पोटेशियम तथा सोडियम जैसे कुछ धातुएं इतनी तेज से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। मतलब कि बात करें पोटेशियम और सोडियम, ये दो, पोटेशियम सोडियम ये दो एक ऐसे धातु है जिसका अभिक्रियाशील बात करें, इसकी अभिक्रिया करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। मतलब कि ये किसी ऑक्सीजन को इसको खुली हवा में भी छोड़ देंगे ना तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। इसलिए सोडियम को किरोसिन तेल के अंदर डुबो के रखा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि हम इसको किरोसिन तेल में ही क्यों डुबो के रखते हैं और क्यों के तेल में क्यों नहीं? वो पेट्रोल हो सकता है, सरसों तेल हो सकता है, बजाज आमंड ड्रॉप हो सकता है, कोई भी तेल हो, हम किरोसिन में क्यों डालते हैं? बात ये है कि ये भी तो प्रश्न उठता है। तो प्रश्न का जवाब ये हो सकता है कि जो किरोसिन तेल होता है वो चिपचिपा नहीं होता है। इसके अलावा बात करें हम सरसों तेल या जितने भी तरह के तेल होते हैं वो क्या होता है, वो सब चिपचिपा होते हैं और चिपचिपा होने के कारण वो उसके साथ ठीक से अथी नहीं कर पाते, उसको ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन किरोसिन होता है वो चिपचिपा नहीं होता है और चिपचिपा किरोसिन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐसे केमिकल होते हैं जिसके अंदर सोडियम को रखा जाता है कि हाँ वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करे, नहीं तो वो उसको खुली हवा में छोड़ दिया जाएगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा। और सोडियम ही नहीं, ये काम पोटेशियम भी करते। तो यहाँ पे यही लिखा है कि पोटेशियम तथा सोडियम जैसे कुछ धातुएं ये दोनों जो है इतनी तेज अभिक्रिया करती है कि क्या कहे, इसको खुली हवा में छोड़ दिया जाए तो क्या करेगा, ये खुली हवा में रखने पर ये क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। मतलब कि उसके साथ अभिक्रिया करके क्या करेगी, H2 गैस निकालेगी और वो अभिक्रियाशील होने के कारण आग पकड़ लेगी। नेक्स्ट बात करें सिल्वर एवं गोल्ड। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे धातु भी है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है। जैसे कि हो गया सोना, चांदी, प्लेटिनम, इसके अलावा कॉपर, ये सब को कितना भी ऑक्सीजन के उपस्थिति में छोड़ दीजिए, इसको कुछ भी कीजिए, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा ही नहीं, ना ही ये जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। मतलब कि इसकी जो अभिक्रियाशीलता है वो बहुत ही कम है। सोडियम पोटेशियम की तुलना में तो बहुत नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इसके अलावा कोई भी धातु मान ले आयरन, लोहा, एल्युमिनियम, इस सब से बहुत कम होता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी, मतलब कि हम इसको कितना भी ताप दे दे, कितना भी इसको ताप भाप कितना भी इसको दे, ये उसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। नेक्स्ट है सामान्य ताप पर भी मैग्नीशियम। समान ताप मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर या हम अपना रूम टेम्परेचर जिसको 25 डिग्री 26 डिग्री बोलते हैं, सामान्य ताप पर भी मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की ये परत धातुओं को पुनः ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने से सुरक्षित रखती है। मतलब की बात करें कि मैग्नीशियम की, एल्युमिनियम की, जिंक की, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, ये सब ऐसी धातुएं हैं जो सामान्य ताप पर भी क्या करता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर भी क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। और ऑक्सीजन के साथ एक बार अभिक्रिया कर लिया तो वो दोबारा ऑक्सीजन के साथ तो अभिक्रिया नहीं करेगा, इसलिए कि एक बार कर लिया और तो उसके बाद वो क्या करता है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। वही बात करें आयरन की, आयरन जब एक बार ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लिए तो क्या हो जाता है, रस्ट धर लेता है उसमें, मतलब कि जंग धर लेता है। जब हम उसको उसका जंग को छुड़ाएंगे फिर वो आयरन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा, फिर जंग धर लेगा, फिर हम उसको छुड़ाएंगे, फिर धरेगा, फिर छुड़ाएंगे, उसके साथ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो आयरन खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम को जो जब आप देखेंगे एल्युमिनियम का बर्तन में होता है, इसके होता है, वो एक बार एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लिया, मतलब कि एक बार उसके ऊपर उसका एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक बार लेप पर चढ़ गया तो वो दोबारा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा और वो एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर चढ़ा है वो उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। क्या मतलब कि वो उसको प्रोटेक्ट करता, बचाता है। तो यहाँ पे यही लिख रहा है कि जब एक बार इस पर परत चढ़ जाता है तो क्या होता है, एक बार परत चढ़ जाएगा तो ये उसको सुरक्षित करता है, मतलब कि दोबारा ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, दोबारा ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा। एक बार कर लिया तो वो दोबारा क्यों करेगा। लेकिन लोहा आयरन के केस में ऐसा नहीं होता, आयरन के बारे में भी पढ़ेंगे।
गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता, गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लौह चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। मतलब कि आयरन की बात करें तो आयरन को गर्म करने पर वो नहीं जलता है, लेकिन जब हम बर्नल पर क्या करते हैं, लौह चूर्ण, मतलब कि लोहा के जो चूर्ण होते हैं, जब हम लोहा के चूर्ण को डालते हैं तो क्या होगा, लौह चूर्ण जब हम उस पर डालते हैं तो लौह चूर्ण डालने पर वो तेजी से जलकर और गलने लगता है। नेक्स्ट बात करें धातु की जल के साथ अभिक्रिया। अभी तक क्या पढ़े, वायु के साथ अभिक्रिया और उसका गुण, वो कैसा उभयधर्मी क्या होता है। अब पढ़ेंगे कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या प्रदर्शित करता है। तो धातु को हम जल के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं, मतलब कि जब भी हम किसी मेटल को जल के साथ मतलब H2O के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, धातु को जब हम जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, क्या लिख रहा है, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। क्या क्या बनाती है, एक तो धातु ऑक्साइड बनाएगी, धातु ऑक्साइड, एक तो धातु ऑक्साइड बनाएगी और दूसरा क्या बनाएगी, दूसरा हाइड्रोजन गैस प्लस H2 गैस देगी। तो यहाँ पे यही लिख रहा है कि जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड क्या करती है, उत्पन्न करते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होती है, जो जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करती है। मतलब कि कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो धातु में घुलकर क्या करते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। मतलब कि बात करें कि सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अब ये कौन सी धातु है, तो वही सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर, ये सब जो है ना, ये कितना भी इसको ताप दे दे, कितना भी इसको अति कर दे, लेकिन ना ही ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी और ना ही ये जल के साथ अभिक्रिया करेगी। क्यों नहीं करेगी, इसका जो अभिक्रियाशील क्षमता है वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पे यही लिख रहा है कि धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है, जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। नेक्स्ट बात करें तो धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके धातु और हाइड्रोक्साइड बनाती है। मतलब कि बात करें सोडियम की, तो सोडियम क्या करता है, सोडियम को जब हम जल में डालें, तो सोडियम को जब हम जल में डालेंगे, सोडियम क्या है, सोडियम एक धातु है, सोडियम एक धातु है, और हम इसी धातु को जब हम जल में डालते हैं, H2O में डालते हैं, तो क्या होगा, सोडियम को एक धातु है और हम इसको जल में डाल लेते, क्या बनेगा, पहले तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, मतलब कि धातु ऑक्साइड बनाएगा, और उसके बाद क्या करेगा, H2 गैस को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। लेकिन हम बोले क्या, सोडियम क्या है, सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील है। अब ये ऑक्सीजन के साथ तो मिलकर धातु ऑक्साइड बना लिया, उसके साथ साथ ये तुरंत ही जल्दी में वो हाइड्रोजन के साथ फिर से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है, और उसके बाद बहुत बड़ा विस्फोट होता है। मतलब कि आप एक सोडियम की छोटे से टुकड़े को जल में डालिएगा तो वो कुछ देर बाद, मतलब कि कुछ समय, मतलब कुछ सेकेंडों में वो ब्लास्ट कर जाएगा। क्यों करेगा, कि वो H2 के साथ, मतलब बचे हुए H2 के साथ फिर से अभिक्रिया करके वो क्या बना लेता है, वो उसको हाइड्रोजन खुद को क्या कर लेता है, वो खुद को धातु हाइड्रो ऑक्साइड में बदल देता है, ऑक्साइड से हाइड्रो ऑक्साइड, और हाइड्रो ऑक्साइड बनने के बाद वो बहुत बड़ा विस्फोट करता है। यहाँ पे यह लिखा है उदाहरण, पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातु है, मतलब पोटेशियम और सोडियम दोनों के दोनों क्या, पोटेशियम और सोडियम दोनों के दोनों बहुत ही अभिक्रियाशील है। हम बात करें कि पोटेशियम पहला नंबर पर आता है और सोडियम दूसरा नंबर पर आता है, लेकिन सबसे ज्यादा विस्फोट कौन करता है, सोडियम करता है। सोडियम जैसे धातु है ठंडे जल के साथ तेजी से, ठंडे जल मतलब कि नॉर्मल पीने वाला जल, ये नहीं कि फ्रिज का पानी, ठंडे जल मतलब कि नॉर्मल जल पीने अनुसार अभिक्रिया करती है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है, अतः इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। मतलब कि तत्काल, मतलब कि तुरंत ही क्या होता है, उसे फिर अभिक्रिया कर लेता है। पोटेशियम जब H2O के साथ अभिक्रिया किया, KOH बनाया और H2 गैस रिलीज किया और उसमें ऊर्जा दिया। उसके अलावा हम बात करें सोडियम भी वही
ये सब तो बात कर ही चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया। अब हम कैल्शियम को क्या करेंगे, जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, मतलब कि सोडियम और पोटेशियम की तुलना में धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, मतलब कि यहाँ जो ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित के होने से के लिए पर्याप्त नहीं होता है, मतलब जो पर्याप्त मात्रा में चाहिए वो नहीं हो पाता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कैल्शियम जब H2O के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि क्षारीय गुण दिखाएगा। इसके अलावा H2 गैस रिलीज करेगा। उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाती है, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि कैल्शियम, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि कैल्शियम तैरता क्यों है, मतलब कि जितना भी मेटल था वो तो विस्फोट हो गया या कुछ मेटल अति कर लेता है, लेकिन कैल्शियम तैरने क्यों लगता है। कैल्शियम तैरने का कारण ये हो गया कि उससे जो H2 गैस निकल रहा है, बोले ना कि पर्याप्त नहीं होता, प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, और वो पर्याप्त नहीं होता मतलब कि सही से H2 गैस नहीं निकलता है, और वो बाहर न निकल के कैल्शियम के सतह पर ही क्या हो जाता है, चिपक जाता है। और कैल्शियम के सतह पर चिपकने के कारण क्या होगा, वो तैरने लगेगा। बुलबुले कैल्शियम धातु के चिपक जाते हैं और चिपकने के कारण क्या होता है, कैल्शियम तैरने प्रारंभ कर देता है। अब बात करते हैं सी नंबर, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम, अभी तक क्या पढ़े, कैल्शियम पढ़े, सोडियम पढ़े और पोटेशियम पढ़े। अब बात कर रहे हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम जो है वो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करता है। शीतल जल मतलब कि नॉर्मल जल के साथ, और ये क्या करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। लेकिन इसी को जब हम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाती है, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देता है। मतलब क्या हो रहा है, यह भी वही कर रहा है जो कैल्शियम कर रहा था, मतलब कि इसका भी जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर न निकल के क्या होता है, इसी की सतह पर चिपक जाता है, और चिपकने के कारण क्या होता है, ये वहां पे तैरने लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक। ये तीन एक ऐसे धातु हैं जो शीतल जल या ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये स्टीम के साथ मतलब कि भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। कौन कौन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये एक ऐसे धातु है ना तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करेगा और ना ही ठंडा जल के साथ अभिक्रिया करेगा, और ना ही ना ही ठंडा जल और ना ही गर्म जल। इसको क्या चाहिए, ये करता है, ये किसके साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन भाप के साथ। हम क्या बोले, भाप, स्टीम के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करता है। इसको अभिक्रिया करवाना है जल के साथ तो हमको ठंडा जल या शीतल जल नहीं चाहिए, क्या चाहिए, भाप चाहिए, स्टीम चाहिए, और ये इसके साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। जैसे कि एल्युमिनियम को जब हम H2O के गैस के मतलब H2O के गैस, ये गैस के रूप में है, यहाँ पे H2O क्या था, लिक्विड के रूप में था। यहाँ पे H2O किसके रूप में है, लिक्विड में है। यहाँ पे भी H2O किसके रूप में है, लिक्विड के रूप में है। लेकिन यहाँ पे H2O किसके रूप में है, गैस के रूप में है। क्यों गैस के रूप में है, ये स्टीम के साथ अभिक्रिया करता है, और ये इसके साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब कि धातु ऑक्साइड और H2 गैस प्रदान करता है। इसके अलावा आयरन के भी बात करें तो आयरन भी क्या करता है, H2O स्टीम के साथ अभिक्रिया करता है, और स्टीम के साथ अभिक्रिया करके किस चीज का निर्माण करता है, Fe3O4, Fe3O4 और H2O का निर्माण करता है। नेक्स्ट बात करते हैं लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। मतलब कि ये सब जितनी भी धातुएं हैं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। यदि जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है तो ये क्या होगा, बढ़िया की बात है, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, इसी कारण क्या करते हैं हम लोग आभूषणों के रूप में पहनते हैं। यदि मानिए कि आप सोना को पहने और सोना पहने और उसमें रस्ट धर लिया, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लिया तो क्या लगेगा, गंदा लगेगा। लेकिन वो अभिक्रिया नहीं करता है तो हमेशा चमकता है। क्यों चमकता है, सोना चांदी मतलब कि थोड़ा मोड़ा एल्युमिनियम का, सिल्वर हल्का फुल्का बहुत हल्का कर लेता है, इसके कारण हल्का हल्का उसका रंग काला हो जाता है। लेकिन जब हम उसको वाश करते हैं, मतलब कि जब हम उसको धोते हैं
एसिड के साथ, तो क्या हो जाता है, वो उसके साथ साल्ट बना लेता है, वो बेसिक नेचर बना लेता है और उसको सब साल्ट और वाटर में बदल जाता है जब हम उसको बेस से धोते हैं। मतलब कि सर्फ से धोएंगे या किसी भी तरह के बेसिक नेचर के कोई भी प्रोडक्ट से धोएंगे तो क्या होगा, वो साल्ट और वाटर में प्रदर्शित होगा और फिर चमकने लगता है। ये किसमें, सिर्फ चांदी या कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं, लेकिन ये मतलब बहुत कम, बहुत न के बराबर ये सब अभिक्रिया करते हैं। कौन कौन, तो ये हो गया लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड, ये जो 4 है। और एक नेक्स्ट बात करते हैं धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया। ये तो हम एसिड बेस के में भी पढ़े थे, तो इसको हम ज्यादा डीपली नहीं, मतलब जो लिखा हो उतना ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि जब धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया करता था तो क्या करता था, धातु को जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते थे तो वो भस्म और मतलब कि नमक और H2 गैस बनाता था। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को प्रदान करता है। जैसे कि धातु जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। उसी तरह सोडियम तथा पोटेशियम धातुएं अम्ल के साथ अत्यधिक तीव्रता से क्रिया करते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं एसिड बेस में, तो हम इसको डीपली नहीं पढ़ेंगे, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे, हल्का फुल्का समझेंगे, जो इंपॉर्टेंट हो उसमें नहीं आया हो इसमें आया हो। और हमको नहीं लगता कि एसिड बेस में हम लोग कुछ छोड़े होंगे, लगभग पॉइंट उसमें पढ़ लिए थे, तो हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है उतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें नोट में देखिए क्या लिखा है, धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्साइड ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के साथ किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। नाइट्रिक अम्ल, जिसको फॉर्मूला की बात करें तो HNO3 होता है। HNO3 एक ऐसा एसिड है जो हाइड्रोजन मतलब कि जल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस न निकाल के H2O गैस को निकालता है। ये भी एक मस्त क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने की, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाँ, नाइट्रिक अम्ल कौन सा एक ऐसा अम्ल है जो जल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस ना निकाल के H2O गैस निकालता है, तो कौन सा अम्ल है, HNO3, मतलब कि नाइट्रिक अम्ल। ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ये H2 गैस को H2O के साथ अभिक्रिया कर लेता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करता है, क्योंकि वो एक प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक मतलब कि स्ट्रॉन्ग, प्रबल, और प्रबल क्या होता है, और प्रबल किसे कहते हैं ये तो हम पढ़ ही चुके थे, आप लोग जानते होंगे। प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। जिस तरह से सोडियम कर रहा था, सोडियम क्या कर रहा था, H2 के साथ रिटर्न अभिक्रिया करके H2 के साथ बचे हुए H2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बदलता, हाइड्राइड बना लेता था। हाइड्राइड मेटल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या करता था, हाइड्रोक्साइड बना लेता था। उसी तरह HNO3 भी करता है, सेम HNO3 भी करता है। HNO3 भी उसके साथ अभिक्रिया करके प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण क्या होता है, वो जल में परिवर्तित कर देता है। हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, जल में परिवर्तित कर देता है, और जो स्वयं नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके, मतलब कि ये जल में परिवर्तित करके क्या करता है, खुद को, मतलब वो खुद को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके खुद को नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O NO या NO2 में अपचयित हो जाता है, मतलब कि चेंज हो जाता है। और लेकिन मैग्नीशियम Mg एवं मैग्नीज, मतलब कि ये मानिए कि दो एक ऐसा, अब इसके एक्सेप्शन में एक्सेप्शन, ये क्या था, HNO3 खुद में एक एक्सेप्शन था, लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ऐसे धातु हैं जो HNO3 के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस देते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि कौन ऐसे दो धातु हैं जो HNO3 मतलब कि नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस देते हैं। क्योंकि जितने भी नाइट्रिक एसिड है किसी के साथ अभिक्रिया करता था तो क्या बनाता था, H2O करता था। क्यों, क्योंकि ये प्रबल अम्ल था। लेकिन नाइट्रिक अम्ल के साथ जब मैग्नीशियम या मैग्नीज अभिक्रिया करता है, कौन कौन, एक तो मैग्नीशियम और दूसरा मैग्नीज, ये दोनों जब अभिक्रिया करवाते हैं तो ये दोनों H2 गैस फिर से परिवर्तित करवाने लगते हैं। मतलब कि ये दोनों खुद में एक एक्सेप्शन है,
अति तनु, मतलब ये क्या है, बहुत ही तनु है, HNO3 के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस उत्सर्जित करते हैं। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करके जो दिया हुआ है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या तो बोर्ड में आएगा, यदि बोर्ड में नहीं आएगा तो किसी ना किसी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए होंगे, और नहीं आए होंगे तो आएगा। और हम, मेरे अंदाज से नहीं लगता कि कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम, CBSE बोर्ड तो जो है वो हर साल इससे क्वेश्चन पूछ ही लेता है और इसमें पढ़ाया जाता है। तो आप किसी भी बोर्ड से हो, आशा है कि इससे क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन में एक्सेप्शन बन रहा है। हालांकि HNO3 जो है वो खुद में एक एक्सेप्शन है, और इस एक्सेप्शन में एक मैग्नीज और मैग्नीशियम आके इससे अभिक्रिया करके H2 गैस बना रहा है। तो आप इसको फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा और नोट्स में लिख लीजिएगा। विभिन्न धातुओं की तनु अम्लों के साथ, जैसे विभिन्न धातु मतलब कि अलग अलग धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या कर लेता है, मतलब वीक एसिड के साथ अभिक्रिया करके, जैसे कि HCl तनु, स्ट्रॉन्ग तनु के साथ अभिकरने के बाद दर निम्नलिखित है, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस में सबसे ज्यादा कौन है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये सब क्या है, HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तनु क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके थे उसी में कि तनु जल मिलाने के बाद तनु हो जाता है। उसके बाद जितना भी था तनु, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, सब हम इसमें बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि धातु लवणों के विलयन के साथ धातु की अभिक्रिया, धातु लवणों के साथ, अभी तक किसके साथ अभिक्रिया कर रहा था, अब धातु किसके साथ अभिक्रिया करेगा, लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया करेगा। अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देता है। इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया तो हम चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़े थे कि जब एक स्ट्रॉन्ग मेटल अपने से वीक मेटल को क्या करता था, उसको वहां से विस्थापित करके, उसके कंपाउंड से विस्थापित करके खुद वहां पे चला आता था। जैसे कि फेरस में पढ़े थे, फेरस कॉपर को होता है कि खुद आ जाता है और कॉपर ऑक्साइड को फेरस ऑक्साइड में बदल देता है। तो यहाँ पे यही लिख रहा है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या था, फेरस वहां पे मतलब कि Fe लोहा अधिक अभिक्रियाशील था और कॉपर कम अभिक्रियाशील था, उसके साथ उसको क्या किया, विस्थापित कर दिया। तो यहाँ पे यही लिखा, अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करता है, उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसको वहां से हटा देता है। अगर धातु एल्युमिनियम धातु को उसके विलयन से विस्थापन करना है देती है तो यह धातु की बी की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होगी। धातु ए प्लस बी, मतलब कि धातु ए और प्लस बी का, धातु ए प्लस बी का लवण विलयन, ए का लवण विलयन प्लस ए धातु बी, ये एक कंपाउंड है। सो आज हम क्या क्या पढ़े कि धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या फॉर्म करता है, धातु जब लवण के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या फॉर्म करता है, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, H2O के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े। इसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े जो नोट करके आया है, इसको स्टार मार्क दे देते हैं। सॉरी, ये एक इंपॉर्टेंट था, ये एक इंपॉर्टेंट था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे क्या किए आज हम पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, थ्योरी होंगे, थ्योरी को अच्छा से समझेंगे। और जब तक आप अच्छे तरह से थ्योरी को नहीं समझेंगे, जब तक आपको थ्योरी बढ़िया से समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। आप बोर्ड में या किसी भी तरह के एग्जाम देने जाएगा तब से क्वेश्चन नहीं लगेगा, क्योंकि साइंस से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो थ्योरी से बनते हैं, थ्योरी बेस्ड होते हैं। और यदि आपको थ्योरी समझ में नहीं आता तो आपसे क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो आपको मेन फोकस क्या करना है, थ्योरी पर करना है और केमिकल रिएक्शन पर करना है, और जितने भी एक्सेप्शन पढ़ाए जाते हैं एक्सेप्शन पे भी पढ़ना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।